हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th हिंदी क्षितिज के अंतर्गत तीसरा पाठ आत्मकथ्य। हम आपको बताएंगे बच्चों इस पाठ का सारांश और साथ ही साथ पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी। तो आइए वीडियो शुरू कर लेते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं पाठ का सारांश। आप भी साथ साथ पढ़ें। जयशंकर प्रसाद जी अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहते थे, परंतु उनके मित्रों के निवेदन का मान रखते हुए प्रसाद जी ने इस काव्य की रचना की। इस काव्य में उन्होंने जीवन के प्रति अपने अनुभव का वर्णन किया है। उनके अनुसार यह संसार नश्वर है, क्योंकि प्रत्येक जीवन एक न एक दिन मुरझाई हुई पत्ती सा टूटकर गिर जाता है। उन्होंने इस काव्य में जीवन के यथार्थ एवं अभाव को दिखाया है कि किस प्रकार हर आदमी कहीं न कहीं किसी चोट के कारण दुखी है, फिर चाहे वो चोट प्रेमिका का न मिलना हो या फिर मित्रों के द्वारा धोखा खाना हो। उनके अनुसार उन्होंने कुछ ऐसा कार्य नहीं किया है जो लोग उनकी आत्मकथा को सुनकर वाह वाह करेंगे। उन्हें तो लगता है अगर उन्होंने अपने जीवन का सत्य सबको बताया तो लोग उनका उपहास उड़ाएंगे और उनके मित्र खुद को दोषी समझेंगे। कवि के अनुसार उनका जीवन सरलता एवं दुर्बलता से भरा हुआ है और उन्होंने जीवन में कोई महान कार्य नहीं किया। उनके अनुसार उनकी जीवन रूपी गगरी खाली ही रह गई। इस प्रकार हम कह सकते हैं प्रस्तुत पंक्तियों में जहां एक और कवि की सादगी का पता चलता है, वहीं उनकी महानता भी प्रकट होती है। ठीक है बच्चों, तो ये था यहाँ पर आत्मकथ्य काव्य पाठ का सारांश जो कि हमने आपको पढ़कर सुनाया। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। आप चाहें तो इसे अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं और अपनी परीक्षा की अच्छी सी तैयारी के लिए इसे याद भी करें। इसके बाद बच्चों आइए देख लेते हैं यहाँ पर इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर अभ्यास प्रश्न उत्तर में। और सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर बच्चों, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है। तो जानते हैं आप क्यों बचना चाहता है बच्चों। उत्तर में आप लिख सकते हैं कवि आत्मकथा लिखने से इसलिए बचना चाहते हैं क्योंकि नंबर 1, आत्मकथा लिखने के लिए अपने मन की दुर्बलताओं कमियों का उल्लेख करना पड़ता है। ठीक है। नंबर 2, अपनी सरलता के कारण कवि ने कई बार धोखा खाया है, इसलिए वह अपने व्यक्तिगत जीवन को उपहास का कारण नहीं बनाना चाहता। ठीक है। तीसरा लिखेंगे जीवन में बहुत सारी पीड़ादायक घटनाएं हुई हैं, उन्हें याद करने से घाव फिर से हरे हो जाएंगे। अगला है बच्चों चौथे नंबर पर लिखेंगे कभी अपने व्यक्तिगत अनुभवों को दुनिया के समक्ष व्यक्त नहीं करना चाहता। ठीक है, इसीलिए लेखक अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहता। आई बात समझ में। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपने पहले प्रश्न का उत्तर। इसके बाद बच्चों दूसरा प्रश्न शुरू होता है, आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, कवि ऐसा क्यों कहता है। तो क्या लिखेंगे उत्तर में। उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, कवि को लगता है कि आत्मकथा लिखने का अभी उचित समय नहीं हुआ है, क्योंकि नंबर 1, कवि का जीवन दुख और अभावों से भरा है। मुश्किल से कवि को अपनी पुरानी वेदना से मुक्ति मिली है। आत्मकथा लिखकर कवि अपने मन में दबी असफलताओं को याद करके पुनः दुखी नहीं होना चाहता। ठीक है। दूसरा लिखेंगे यहाँ पर, कवि को ऐसा लगता है कि उसे अभी ऐसी कोई बड़ी उपलब्धि नहीं मिली है जिसे वह लोगों के सामने प्रेरणा स्वरूप रख सके। आई बात समझ में। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर। तीसरा प्रश्न है बच्चों, स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है। तो क्या आशय है बच्चों। उत्तर में आप लिख सकते हैं पाथेय अर्थात रास्ते का भोजन या सहारा। पाथेय यात्रा में यात्री को सहारा देता है। सुखद स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का आशय स्मृति के सहारे जीवन जीने से है। कवि की प्रेयसी उससे दूर हो गई है। कवि के मन मस्तिष्क पर केवल उसकी मधुर स्मृति ही है। इन्हीं स्मृतियों को कवि अपने जीने का सहारा बनाना चाहता है। ठीक है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपने तीसरे प्रश्न का उत्तर। चौथा प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। और यहाँ पर सबसे पहले क्या है आपके लिए, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्किया कर जो भाग गया। तो क्या लिखेंगे बच्चों, इन लाइनों का आशय क्या लिखेंगे आप। उत्तर में आप लिख सकते हैं कवि कहना चाहता है कि जिस प्रेम के कभी सपने देख रहे थे वो उन्हें कभी प्राप्त नहीं हुआ। कवि ने जिस सुख की कल्पना की थी वह उसे कभी प्राप्त न हुआ और उसका जीवन हमेशा उस सुख से वंचित ही रहा। इस दुनिया में सुख छलावा मात्र है। हम जिसे सुख समझते हैं वह अधिक समय तक नहीं रहता है।
स्वप्न की तरह जल्दी ही समाप्त हो जाता है। ठीक है, अगला है फिर यहाँ पर बच्चों ख है, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। तो इसका आशय आपको लिखना होगा। क्या लिखेंगे? उत्तर में आप लिख सकते हैं, कवि अपनी प्रेयसी के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहता है कि प्रेममयी भोर बेला भी अपनी मधुर लालिमा उसके गालों से लिया करती थी। कवि की प्रेमिका का मुख सौंदर्य उषाकालीन लालिमा से भी बढ़कर था। ठीक है, इस प्रकार से आप इसका आशय लिख सकते हैं। पांचवा प्रश्न है बच्चों, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। तो जानते हैं आप क्या कहना चाहता है बच्चों? उत्तर में आप लिख सकते हैं, कवि यह कहना चाहता है कि अपनी प्रेयसी के साथ चांदनी रातों में बिताए गए वे सुखदायक क्षण किसी उज्जवल गाथा की तरह ही पवित्र हैं, जो कवि के लिए अपने अंधकार में जीवन में आगे बढ़ने का एकमात्र सहारा बनकर रह गया। ऐसी स्मृतियों को वह सबके सामने प्रस्तुत कर अपनी हंसी नहीं उड़ाना चाहता है, अतः वह अपने जीवन की व्यक्तिगत मधुर स्मृतियों को किसी के साथ बांटना नहीं चाहता, बल्कि अपने तक ही सीमित रखना चाहता है। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं आप पांचवें प्रश्न का उत्तर। छठा प्रश्न है बच्चों, आत्मकथ्य कविता की काव्य भाषा की विशेषताएं उदाहरण सहित लिखिए। तो यहाँ पर उत्तर में आप लिख सकते हैं, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता आत्मकथ्य की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। और यहाँ पर नंबर 1 लिखें, प्रस्तुत कविता में कवि ने खड़ी बोली हिंदी भाषा का प्रयोग किया है, जैसे यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। ठीक है, और उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखेंगे, अपने मनोभावों में सजीवता लाने के लिए कवि ने ललित सुंदर एवं नवीन बिंबों का प्रयोग किया है, जैसे जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। ठीक है, ये उदाहरण हो गया। इसी प्रकार तीसरा पॉइंट लिखेंगे, कवि ने नवीन शब्दों का प्रयोग किया है, जैसे यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं। ठीक है, तो यहाँ विडंबना प्रवंचना जैसे नवीन शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिससे काव्य में सुंदरता आई है। ठीक है, अगला लिखेंगे बच्चों चौथा पॉइंट, छायावाद की प्रमुख विशेषता। और यहाँ पर हेडिंग डाल के लिखेंगे, मानवीकरण मानवेतर पदार्थों को मानव की तरह सजीव बनाकर प्रस्तुत किया गया है, जैसे थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, अरी सरलता तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। ठीक है, अगला लिखेंगे यहाँ पर पांचवा पॉइंट, अलंकारों के प्रयोग से काव्य सौंदर्य बढ़ गया है, जैसे खिलखिलाकर आते जाते में पुनरुक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसी प्रकार से अरुण कपोलों में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है, मेरी मौन अनुरागी उषा में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इस प्रकार से आप अपने इस छठे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं, साथ साथ याद भी करते रहें। इसके बाद बच्चों सातवां प्रश्न है, कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता में किस रूप में अभिव्यक्त किया है। तो क्या लिखेंगे उत्तर में? उत्तर में आप लिख सकते हैं, कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे वह अपनी प्रेयसी यानी कि नायिका के माध्यम से व्यक्त किया है। कवि कहता है कि नायिका स्वप्न में उसके पास आते आते मुस्कुराकर भाग गई। कवि कहना चाहता है कि जिस प्रेम के वे सपने देख रहे थे वो उन्हें कभी प्राप्त नहीं हुआ। कवि ने जिस सुख की कल्पना की थी वह उसे कभी प्राप्त न हुआ और उसका जीवन हमेशा उस सुख से वंचित ही रहा। इस दुनिया में सुख छलावा मात्र है, हम जिसे सुख समझते हैं वह अधिक समय तक नहीं रहता है, स्वप्न की तरह जल्दी ही समाप्त हो जाता है। आई बात समझ में? इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपने सातवें प्रश्न का उत्तर। इसके बाद बच्चों शुरू होते हैं यहाँ पर रचना और अभिव्यक्ति से संबंधित प्रश्न। और आठवां प्रश्न है, इस कविता के माध्यम से प्रसाद जी के व्यक्तित्व की जो झलक मिलती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो क्या लिखेंगे आप उत्तर में? उत्तर में आप लिख सकते हैं, इस कविता को पढ़कर प्रसाद जी के व्यक्तित्व की ये विशेषताएं हमारे सामने आती हैं। सबसे पहले लिखेंगे सरल और भोले, हेडिंग डालकर लिखें बच्चों। प्रसाद जी एक सीधे साधे व्यक्तित्व के इंसान थे, उनके जीवन में दिखावा नहीं था, उनके मित्रों ने उनके साथ छल किया, फिर वे भोलेपन में जीते रहे। ठीक है, इसके बाद दूसरा लिखेंगे यहाँ पर गंभीर और मर्यादित, हेडिंग डाल के लिखें। वे अपने जीवन के सुख दुख को लोगों पर व्यक्त नहीं करना चाहते थे, अपनी दुर्बलताओं को अपने तक ही सीमित रखना चाहते थे।
अपनी दुर्बलताओं को समाज में प्रस्तुत कर वे स्वयं को हंसी का पात्र बनाना नहीं चाहते थे। आई बात समझ में। फिर लिखेंगे विनयशीलता और हेडिंग डालकर लिखे बच्चों, प्रसाद जी का स्वयं को दुर्बलताओं से भरा सरल दुर्बल इंसान कहना उनकी विनम्रता प्रकट करता है। ठीक है, और आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों 9वां प्रश्न है यहाँ पर, आप किन व्यक्तियों की आत्मकथा पढ़ना चाहेंगे और क्यों। चलिए उत्तर में देख लेते हैं क्या लिखेंगे उत्तर में। उत्तर में आप लिख सकते हैं, हमें महान प्रसिद्ध और कर्मठ लोगों की आत्मकथा पढ़कर उनसे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। हमें देशभक्त, क्रांतिकारी, लेखक, कलाकार आदि की आत्मकथाएं पढ़नी चाहिए। उनकी जीवन गाथा पढ़कर हमें यह जानने को मिलेगा कि उन्होंने सफलता कैसे प्राप्त की, सफलता की राह में आगे बढ़ते हुए कौन सी विपत्तियों का सामना करना पड़ा और कैसे उस पर विजय पाई। यही सीखेंगे ना। तो ठीक इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों 10वां, कोई भी अपनी आत्मकथा लिख सकता है, उसके लिए विशिष्ट या बड़ा होना जरूरी नहीं। हरियाणा राज्य के गुड़गांव में घरेलू सहायिका के रूप में काम करने वाली बेबी हालदार की आत्मकथा बहुतों के द्वारा सराही गई। आत्मकथात्मक शैली में अपने बारे में कुछ लिखिए। तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर आप अपने हिसाब से या स्वयं लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे आप, चलिए इसका एक यहाँ पर देख लेते हैं नमूना। उत्तर में लिख सकते हैं जैसे कि मेरा नाम तवांग है, मैं 14 साल का हूँ, मैं देहात में अपने माता पिता और बड़े भाई के साथ रहता हूँ। हमारा जीवन बड़ा कष्टमय है। मेरे गांव में किसी भी प्रकार की कोई मूलभूत सुविधा यानी कि बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल आदि न होने के कारण यहाँ का जीवन बड़ा ही कष्टप्रद है। हमारे गांव में बच्चों के लिए नज़दीक में कोई विद्यालय न होने के कारण हमें करीब 4 से 5 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। मुझे पढ़ाई के साथ खेत में माता पिता का हाथ भी बटाना पड़ता है। हमारा पूरा परिवार कृषि पर ही केंद्रित होने के कारण हम सभी को खेतों में भरपूर मेहनत करनी पड़ती है। मैं और मेरे मित्र सुबह बड़ी जल्दी उठकर नदी से पानी भरकर लाते हैं, उसके पश्चात विद्यालय के लिए निकल पड़ते हैं। रोज विद्यालय से घर के रास्ते में एक मंदिर पड़ता है। मैं और मेरे मित्र रोज उस मंदिर में जाते हैं। हमारी रास्ते भर शरारतें चलती रहती हैं। शाम के समय विद्यालय से लौटते समय हमें जंगल से सूखी लकड़ियां बटोर कर लानी पड़ती हैं और हमारे पशुओं के लिए हरा चारा भी लाना होता है। मेरे जीवन का यह लक्ष्य है कि मैं उच्च शिक्षा प्राप्त कर अपने गांव की तस्वीर बदलूंगा और अपने माता पिता के सपनों को सच करूंगा। मेरे माता पिता मुझे एक काबिल डॉक्टर बनाना चाहते हैं। गांव में पास में अस्पताल न होने के कारण सभी को बीमारी के समय काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, इसलिए मैं भरपूर मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप भी अपनी एक आत्मकथा लिख सकते हैं। चाहे तो आप इसी को लिख लें और चाहे अपने हिसाब से, लेकिन इसी प्रकार से आपको अपना उत्तर देना होगा। तो बच्चों इस प्रश्न के साथ ही इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। आप इन्हें अपनी नोटबुक में नोट करें और अच्छे से याद भी कर लें ताकि आपको परीक्षा के समय किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। और हर रोज इसी प्रकार कक्षा 10 हिंदी क्षितिज के सभी पाठों के प्रश्नोत्तर जानने के लिए लगातार देखते रहें वीडियो, जुड़े रहें हमारे साथ। और यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें बच्चों, ताकि आपको आने वाली प्रत्येक पाठ की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में नए पाठ के कुछ नए प्रश्न उत्तरों के साथ।